हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न चित्त होंगे। आज हम हमारा पाठ जीवन वेद की त्रिचा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं हम इस पाठ को। यह है हमारा पाठ 3 जीवन वेद की ऋचा। जफर मियाँ एक दिलचस्प आदमी है। मेरा लिहाज करते हैं, मतलब मेरी इज्जत करते हैं। जब मैं उनके सैलून में पहुंचा, वे एक आदमी की हजामत बना रहे थे और आरा चलाने वाले 2 मजदूर इंतजार में बाहर बैठे थे। हजामत दैट मीन्स शेविंग करवा रहे थे और 2 लोग जो मजदूर थे वे उनका बाहर इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब वो बाहर आए तो हमारा नंबर भी आएगा। मेरे दुकान में पहुंचते ही जफर मियाँ ने उस तरह रख दिया, मेरे लिए कुर्सी बिछाई और बाहर की दुकान से चाय का एक प्याला लाकर मुझे दिया। उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें चाय का भी प्रस्ताव रखा और चाय लेकर उनके लिए आए। मैं चाय पीने लगा और जफर मियाँ फिर से हजामत बनाने लगे। उन्होंने चाय दे दी और उसके बाद से जो नाई है जफर मियाँ, वो फिर से अपने काम में लग गए। हजामत निपटी तो मुझे लगा कि मेरा नंबर है, पर जफर मियाँ ने मजदूरों में से एक को बुला लिया और वे उसके बाल काटने लगी। इसका मतलब क्या हुआ? वो व्यक्ति वो थे, बेशक वो आपको जान रहे थे, लेकिन जो पहले आया वो अपना नियम नहीं तोड़ना चाह रहे थे। जो पहले आया उन्होंने उसी को ही पहले अंदर बुलाया। तभी आ गया उनका असिस्टेंट और वह दूसरे की हजामत बनाने लगा। अब वो उनका जो साथ में काम करने वाला था वो भी आ गया और वो दूसरे व्यक्ति की शेविंग करने लगा। अब मैं बैठा हूँ कुर्सी पर और देख रहा हूँ कि मियाँ जफर उस मजदूर के बाल काट रहे हैं। मैं मजदूर को देखता हूँ और सोचता हूँ यह शायद 5-7 दिन से नहीं नहाया। अब उसके मन में क्या सवाल आता है? सोचने लगता है कि हो सकता है शायद ये 5-7 दिन से नहाया ही नहीं हो, वो इतना गंदा लग रहा था। बालों में उसके रेत भरी है और बुरादे भी। लकड़ी का जो चूरा होता है उसे बुरादा कहा जाता है। वो मजदूर तबका है तो वो काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपनी साफ सफाई को इतना ध्यान महत्व नहीं दे पाता और उसके इसीलिए उसके बालों में जो है वह रेत भरी होती है और लकड़ी का बुरादा भरा होता है। उसकी गर्दन काले चीकट हो रही है, उसकी गर्दन काले चीकट हो रही है और तो और मुंह पर भी धूल है, उसके चेहरे पर भी धूल लगी होती है। पर जफर साहब बड़ी लगन से उसके बाल काट रहे हैं, जैसे मजदूर नूरजहां का भाई हो। पर जो नाई है वो बड़ी लगन से अपना काम कर रहा है। वह उनको ये नहीं सोचा कि वे एक मजदूर तबके की व्यक्ति हैं। वह उनको एक बहुत सुंदर नूरजहां समझकर अपना काम जैसे अन्य व्यक्तियों के साथ कर रहे थे वैसे ही वे काम अपना कर रहे हैं। कभी कंधे से नापते हैं, कभी कैंची से। कभी किससे नाप रहे हैं? कंघे से, और कभी कैंची से। और फिर फुरक फुरक 2-4 कैंची मारते हैं। मैं देख रहा हूँ जफर मियाँ को उसके बालों में इतने नींद है कि उन्हें याद ही नहीं है कि मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ और उन्हें मेरे भी बाल काटने। वो उसके अपने काम में इतना लीन हो गया था कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हो रहा था कि कोई अन्य व्यक्ति भी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे भी अपने बाल कटवाने हैं। वे बालों की कटाई को अपने ज्ञान और कला की चरम सीमा तक पहुंचाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो मेरा कार्य है वह एकदम परफेक्ट हो, निपुण हो, मुझ में या मेरे काम में किसी भी तरीके की कोई कमी न पाई जाए। उसका ध्यान इस बात पर नहीं है कि यह मजदूर एक कारीगरी को नहीं समझ सकता। उनका कहना क्या था कि वो ये नहीं सोच रहे कि ये मजदूर जो तबका है वह आपकी कारीगरी को समझेगा ही नहीं।
वे यह भी नहीं सोचते कि मजदूर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इन बालों को ठीक रख सके। वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि वो मजदूर अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपने बालों को इतना महत्व ही नहीं दे पाएगा। मैं सोच रहा हूँ संभवतः यह मजदूर हजामत के बाद आज नहाएगा और बालों में तेल डालकर कंघा करेगा, पर इनमें फिर वही धूल और बुरादा भर जाएगा और ये ऐसी ही उलझ जाएंगे जैसे आज उलझे हैं। वो क्या सोचता है, अगर ये बाल कटवा के मजदूर अपने घर जाएगा तो नहाएगा धोएगा, उन बालों में तेल लगाएगा और अच्छा सा लगने लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें वही धूल भर जाएगी क्योंकि उसका काम वही है और वो फिर से उलझे हुए बाल हो जाएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ, पर जफर इनमें से कोई बात नहीं सोच रहा। जो नाई है, जो अपना काम कर रहा है, वह उसमें से कोई बात नहीं सोच रहा और वो पूर्णतः लीन है अपने काम को करने में। वे अपने ही धुन में है, वे कंघा चलाते हैं, पर वह नहीं चलता और उलझे बालों में अटक जाता है। जैसे वो कंघा उसकी बालों में डालते हैं, पर वो चल नहीं पाता क्योंकि उसके बाल इतने गंदे और उलझे हैं कि वो कंघा वही रुक जाता है। जफर मियाँ बाल सुलझाते हैं और कंघा बढ़ाते हैं। कभी वे झुककर बालों का मिलान देखते हैं, कभी बालों को उभार कर, कभी इधर और कभी उधर। वो सब तरीके से चारों तरफ से उसके बालों को देखना चाहते हैं, उसके बाल खोलते सही है या नहीं। एक एक बाल पर, एक एक ढलाव पर, एक एक मिलान पर जफर की निगाह है, जैसे कोई इंजीनियर किसी पुल के खंभों का मिलान देख रहा हो। वह चाहता था, जफर मियाँ यह चाहता था कि उसका काम पूर्णतया सफल हो। वो किसी भी तरह की कोई कमी उसके बालों में नहीं छोड़ना चाहता था। यों कटिंग पूरी हुई और कैंची के 4 बार तार के साथ खाने ही चुपुर चुपुर चला। जफर ने कहा, लो सरकार, कट गए आपके बाल। अब उन्होंने क्या कहा, लीजिए आपके बाल कट गए। अब उन्होंने उठाया ब्रश और जुटे हजामत पर। हजामत ने भी वही तल्लीनता, मतलब अब वो ब्रश जो बाल उसके कंधों पे या गर्दन पर लग गए थे वो भी उसे साफ कर रहे हैं और वो भी बिल्कुल अपनी पूर्णतया अपना पूरा मन से उसमें लीन होकर वो काम कर रहे हैं। एक हाथ सीधा तो एक हाथ उल्टा, और तब यह देखभाल की नहीं, कोई कील तो नहीं रह गई। कील ही नहीं, कलम से लेकर मूंछों की छटाई तक के काम उन्होंने संपूर्ण सुंदरता से किए। मतलब उन्होंने अपना पूरा कार्य अच्छी तरीके से कर दिया। 20 मिनट से ज्यादा मैं जफर मियाँ की इस तल्लीनता को देख रहा था। मतलब अब उसे इंतजार करते हुए 20 मिनट हो गए थे और वह जफर मियाँ को 20 मिनट से ज्यादा से देख रहा था। सच यह है कि जफर उस मजदूर के बालों में लीन थे और मैं जफर में। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि जफर के पास तो अपना खुद का काम था, जफर उसके बाल काट रहा था, लेकिन वो उस जफर की इच्छा शक्ति, उसके काम के प्रति सचेतना और अपने काम में संपूर्ण अपना पूर्ण देना, उसमें उसको देखने में वे व्यस्त थे। देखते ही देखते मैं भावों से भर उठा, यहाँ तक कि जब हजामत की ऊंची कुर्सी पर आने को जब मैं उठा तो इतना भाव विभोर था कि मैंने जफर को अपने में दबोच लिया। पैसे देकर वह मजदूर चला गया तो मैंने कहा, जफर मियाँ, तुम तो उस मजदूर को ऐसे निपटे कि जैसे जिले का कलेक्टर ही तुम्हारी दुकान पर आ गया हो। अब ये क्या कहता है कि जफर मियाँ, आप तो उसकी खिदमत इस तरीके से कर रहे थे जैसे कोई कलेक्टर आपके दुकान पे आ गया हो। उसको ऐसा उसने बोला। जफर ने जो जवाब दिया उससे आगरे का पेठा और दिल्ली का सोहन हलवा दोनों फीका पड़ गए।
इसका कहने का मतलब क्या है? जफर ने जो उनको उत्तर दिया उसके प्रश्न के बदले में, वह बड़ी मिठाई से, बड़ी चातुर्यता से दिया। बोले, बाबूजी, मेरे लिए तो इस कुर्सी पर बैठता है वही कलेक्टर है। वो क्या कहता है कि बाबूजी, मेरे लिए तो जो भी मेरी इस कुर्सी पर आके बैठता है वही कलेक्टर है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जफर का वह पेशा है और वह उसी से ही रोजी रोटी कमाता है। इसीलिए उसने कहा कि बाबूजी, मेरे यहाँ पर तो जो भी इस कुर्सी पर बैठता है वही कलेक्टर है। मैं स्मृतियों की सरिता में तैरने लगा। मैं किस में तैरने लगा? स्मृतियों की सरिता में, नदी में तैरने लगा। जफर भैया अपना काम पूरा कर चुके। लो सरकार, बन गई हजामत। अब जफर ने उसके भी बाल काट दिए, हजामत कर दी। अब कहता है, लीजिए सरकार, आपकी भी हजामत हो चुकी है। उन्होंने कहा, मैं तो चौंक पड़ा। उन्होंने कहा तो वैसे ही वह चौंक पड़े। मैं इधर उधर उठ रहा हूँ उस कुर्सी से, और उधर मेरे सामने उतारी जा रही है जीवन वेद की यह ऋचा। हर एक नागरिक ने अपने काम के लिए चाव, श्रम के प्रति यह श्रद्धा और पेशे के प्रति ईमानदारी के इस भाव का जागरण ही राष्ट्र की जीवन शक्ति का सर्वोत्तम मापदंड है। अब वो क्या चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा, लेकिन वह क्या हो? वह परिपूर्णतया निपुण हो। वह कार्य, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि की कोई गुंजाइश न हो। वह चाहता हो जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है, वह व्यक्ति अपना पूर्ण तन मन से उस काम को करे, ताकि उसका जो निष्कर्ष है वो सर्वोत्तम रहे। इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।